गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमने जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट कर लिया था। अब जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर पार्ट 2 आज पढ़ेंगे। उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे और नई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे बनाते हैं देखेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितने भी पुराने साल में आए हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो बनाना सिखाई दिया था, अब उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। तो पहले साइड में ले लूँ और फिर पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसके बेसिस पे अपन आगे बढ़ाएंगे, ठीक। चलिए देखिए, लास्ट जो क्लास थी अपनी उसके अंदर हमने ये लाइंस बनानी सीख ली थी। ये वाली लाइंस याद है, ये लाइंस बनानी सीख ली थी हमने। अब जो है वो हम इसके आगे पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक। तो इसके आगे पढ़ना चाह रहे हैं तो इसके अंदर यहाँ से स्टार्ट होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब यहाँ पे ध्यान से समझें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हेडिंग डालें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये हेडिंग डाल दीजिए। अब सबसे पहली चीज ये देखें कि पहली लाइन क्या लिखी है कि ऑल लाइंस ऑफ फोर्सेस डाइवर्ज आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वर्ज इनटू नेगेटिव चार्ज। यानी कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव चार्ज में जाके घुस जाती हैं। तो ये तो हमको पता ही है, ऐसे ही हमने पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, निगेटिव चार्ज में घुस जाती है, ठीक है। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन इनके बेसिस पे क्वेश्चन बन जाता है अच्छा सा। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और निगेटिव चार्ज में जाती है। तो देखो प्लस से निकल रही है माइनस में जा रही है, ये देखा है ना, प्लस से निकल रही है माइनस में जा रही है। तो इसमें हमको कोई डाउट नहीं है, हमको पता है कि प्लस से निकलती है माइनस में जाती है, यहाँ पे भी प्लस से निकल के माइनस में जा रही है, ठीक। अब उसके बाद सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी देखें तो सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी बोलता है कि द टेंजेंट टू द लाइन्स ऑफ फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, द टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट ऑन इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर उसके ऊपर टेंजेंट डाल दे कहीं पे भी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताने लग जाएगी। मतलब क्या, मतलब ये कि मान लें कि ये रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज और इसके पास में रखा है निगेटिव चार्ज। तो हमने जो इसकी लाइन बनाई थी वो कैसे बनाई थी, प्लस से निकलती है माइनस में चली जाती है। ये कैसा चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज है। और ये कैसा चार्ज है, माइनस, तो प्लस से निकलती है माइनस में चली जाती है। दूसरी लाइन यूँ करके ऐसे गई थी, प्लस से निकल के माइनस में, ठीक है। तो दूसरी जो लाइन है वो कहाँ से गई थी, प्लस से निकल के माइनस में, इस तरीके से गई थी। फिर एक आध और बना रहा हूँ बस, और बची हुई जो है वो इधर चली जाती। तो प्लस से निकल तो रही है पर माइनस में अभी जाएगी, ठीक है। ये इधर से ऐसी नहीं, ये गलत बन गई है, इसको मिटाना पड़ेगा। ये भी गलत बन गई, इधर से बनेगी ऐसी, ठीक है। अब प्लस से निकली माइनस में गई, इधर साइड भी प्लस से निकलेगी माइनस में जाएंगी। ये लाइन ऐसी बना दी मैंने। उधर से जो आ रही हैं ये, ठीक है, ये इधर से आ रही है, इसमें घुसेगी जाके कौन, क्योंकि ये वाला जो चार्ज है कैसा है, ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज में जाके घुस जाती है। अब उसने क्या बोला कि प्लस से निकली माइनस में गई, वो तो ठीक, किसी एक पॉइंट पे, किसी जगह पे एक टेंजेंट डालो। तो ये टेंजेंट डाला, तो जो टेंजेंट होगा वो उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा, ठीक है। जो टेंजेंट डालेंगे वो क्या करेगा, उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा। तो पॉजिटिव से निकली और निगेटिव में जाके घुस गई, और कहीं पे भी हमने जो टेंजेंट डाला तो उसने क्या किया, उस जगह का क्या दिखा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया। तो ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। किसी ने पूछा कि भाई मुझे ये बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो बोलना कोई बात नहीं, टेंजेंट डाल ले, बस ये टेंजेंट डाल लो और एरो इधर ही लगाना जिधर इतना है, तो ये एरो इधर से। इससे मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यह है कि मान लो कि मैंने बोला कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो चला, यहाँ से चला, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, ऐसे करते करते वो जाके इसमें घुस जाएगा यदि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो। और ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे बना रखा है, तो मान लो एक बैटरी से बना रखा है, ये बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, और ये बैटरी यूँ लगी हुई है, ठीक है। ये याद है ना, ये बैटरी ऐसी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, सेल है। बीच में हमने क्या कर रखा है, की लगा रखी, की। अब क्या करते हैं कि जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, जाता, लेकिन हमने क्या किया, रास्ते में की ऑफ कर दी, ऑफ,
इसका मतलब करंट बंद हो गया। करंट बंद हो गया यानी चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया। तो अगर मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल जो यहाँ से यूं जा रहा था यहाँ तक अगर पहुंचा होता तो ये क्या करेगा कि इस जगह पे टेंजेंट डाल के इधर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही यहाँ पे है, और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उधर ही चला जाता है। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डायरेक्शन है तो इधर ही फोर्स लगेगा, क्योंकि F इज इक्वल टू क्यू ई होता है, और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स है, और जिधर फोर्स है उधर ही वो चला जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी देर के लिए शट डाउन होता है यहाँ पे तो ये टेंजेंट डाल के निकल जाएगा। ये इसका मीनिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे मान लो सर्कुलर मोशन है, ठीक है, कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा, अब ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो वो यूं करके यहाँ से इस तरीके से घूम रहा। अब मैंने बोला कि घूमते घूमते में अचानक मैंने जो है वो यहाँ पे इस रस्सी को काट दिया, ठीक है, रस्सी में बांध के घुमा रहे थे तो इस रस्सी को हमने काट दिया, तो क्या होएगा? तो ये जो धागा है ये जैसे ही कटेगा तो ये टेंजेंट मार के इधर निकल लेगा जहाँ पे कटेगा। मान लो यहाँ कटा ना तो ये नीचे चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर था, तो ऐसे कि ऐसे यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन इधर था, और जिधर फोर्स होता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो वो ये बोलता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे एक टेंजेंट डाल दो, और टेंजेंट डाल के तुम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हो। ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की विशेषता कि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पता करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, या छूटने के बाद हमारा चार्ज किधर जाएगा, तो इधर जाएगा क्योंकि इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर ही उसके ऊपर फोर्स लगेगा, पर चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव डेल्टा क्यू पे लगता है, सब निगेटिव में उल्टा उल्टा होता है। चलिए समझ में आ गई बात। तो आपको फर्स्ट वाला समझ में आ गया है, सेकंड समझ में आ गया है, थर्ड देखें। थर्ड ये बोलता है कि नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? तो उसका रीज़न ये है कि अगर वो इंटरसेक्ट करेगी, if they intersect at a point, at that point electric field should have two direction which is not possible, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि देखो एक इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्सेस मान लो कि ये है, ठीक है, और दूसरी इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स इंटरसेक्ट करके इधर आ गई। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, मैंने बोला कि टेंजेंट डाल के डायरेक्शन पता कर लेना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो तुमने बोला ठीक है मैं टेंजेंट यूं डालूंगा, लेकिन दूसरा बच्चा बोल रहा है कि मैं तो टेंजेंट यूं डालूंगा। तो इसका मतलब एक ही जगह पे दो टेंजेंट डल गई। टेंजेंट वन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रही है, तो पहला बच्चा बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दूसरा बच्चा बोल रहा है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो झगड़े वाली बात हो गई, एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब ऐसा होगा ही नहीं कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स एक इधर गई तो दूसरी जो है वो इसके पैरेलल या कहीं पे भी चलेगी, ठीक है, परंतु इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ताकि झगड़ा नहीं हो। इस पे टेंजेंट डालोगे इधर जा रहा है, इस पे टेंजेंट डालोगे इधर जा रहा है, कभी इंटरसेक्ट ही नहीं होंगे। इसका मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये इंटरसेक्ट कहाँ होगी? अगर इंटरसेक्ट हुई कहीं पे भी तो उसका मतलब दो टेंजेंट डली, और दो टेंजेंट डली तो एक पॉइंट P पे दो अलग अलग दिशाएं संभव नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि दिशा तो एक ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसलिए दे विल नॉट इंटरसेक्ट। तो नॉट इंटरसेक्ट का अगर कोई पूछे कि रीज़न क्या है, नॉट इंटरसेक्ट का रीज़न जो है वो ये है कि वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स एंड बोथ टेंजेंट्स विल शो टू डिफरेंट डायरेक्शन एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट ईच अदर इफ दे इंटरसेक्ट एट दैट पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड हैव टू डिफरेंट डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी हमें समझ में आ गया, तीसरा। चलो चौथा देखें, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जब भी निकलेगी तो परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर निकलेगी। परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर का मीनिंग क्या है? तो जैसे मान ले कि मैंने बोला कि ये कंडक्टर है, तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसी निकलेगी? तो सबसे पहले क्या करना कि इसके ऊपर एक टेंजेंट डालना। मान लो कि इस पॉइंट पे पता करना ना, यहाँ टेंजेंट डालना, इस पॉइंट पे पता करना है तो यहाँ टेंजेंट डालना, यहाँ पता करना है तो ये टेंजेंट डालना। अब जहाँ पे भी टेंजेंट डालोगे तो उससे 90 डिग्री पे निकलेगी ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होगी? इससे अगर निकली ना तो ऐसे निकलेगी, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी। ये तो नॉट टेंजेंट है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है विच इज नॉर्मल। नॉर्मल यानी 90 डिग्री टू द सरफेस। इससे यहाँ जो निकलेगी ना इट इज ऑल्सो 90 डिग्री टू द सरफेस। ये ऐसी निकलेगी लाइंस 90 डिग्री टू द सरफेस। अब किसी ने बोला कि शीट है, सिंपल शीट, तो उससे बोलना उसके भी 90 डिग्री टू द सरफेस निकलेगी, यानी यूँ निकलेगी हमेशा। इसीलिए तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसमें 90 डिग्री पे निकली, यही तो बताया था मैंने कि हमेशा ही 90 डिग्री पे निकलती है, चाहे कैसी भी सरफेस हो। सर्कुलर होगी तो ऐसे में 90 डिग्री पे निकलेगी, ठीक।
तो ये क्लियर हो गया, हमेशा 90 पे निकलती है, 90 में ही घुसती है। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी हमको समझ में आ गई, डी पॉइंट समझ में आ गया। ई पॉइंट देखें, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख देता हूँ इस पर इंपॉर्टेंट, कंडक्टर में पार नहीं जा सकती। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मेटल के पार नहीं जा सकती। मेटल है ना कंडक्टर कोई भी। अब कैसे नहीं जा सकती, कैसे नहीं जा सकती, तो एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, अगर मान लो कि तुमने क्या किया, एक डब्बा लिया, ये डब्बा बन रहा है, अभी रुक जा, डायरेक्ट बना देता हूँ, ये लो ये डब्बा। इस डब्बे के अंदर तुमने क्या बोला कि मेटल का डब्बा है, काय का डब्बा है, मेटल का। इसके अंदर जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रवेश करने की कोशिश करेंगी तो ये परमिशन ही नहीं देगा, इसके अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये डब्बे पे क्या लिखा है, मेटल के डब्बे पे क्या लिखा है, मेटल पे लिखा है कॉशन, नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अलाउड। ठीक है, नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अलाउड। तुमको पता अंग्रेजों के ज़माने में जो कैफेटेरिया होते थे उनके उस पर क्या लिखा रहता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ठीक है, यानी ना तो कुत्ते आ सकते हैं वहाँ पे, ना इंडियंस आ सकते हैं, ऐसा लिख के बेइज्जती करते थे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर अलाउड। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्सेस प्रवेश नहीं कर सकती। हाँ, इसको छोड़ के यहाँ से बाहर निकल जाओ चलेगी, लेकिन इस रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं आ सकती। अब क्यों नहीं आ सकती, उसका रीजन समझाओ कि क्यों नहीं आ सकती। ठीक है, अभी तो हम स्वतंत्र भारत में जीते हैं ना, हमको तो पूछेंगे कि अच्छा ठीक है नहीं जा सकती तो क्यों नहीं जा सकती बताओ, और कोई एग्जांपल बताओ जिससे हम मान लेंगे हाँ नहीं जा सकती। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, एक मोबाइल फोन लाओ। ठीक है, मोबाइल फोन को यहाँ रखो इसमें। अब ये मैंने मोबाइल रख दिया यहाँ पर, किस में रख दिया मैंने मोबाइल, एक डब्बे में रख दिया, डब्बा। ठीक है, ये मेटल का डब्बा है, मेटल के डब्बे में मोबाइल रख दिया। अब बताओ मोबाइल कैसे चलता है, तो उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चलता है। ये समझ में आता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको बोलते हैं। तो मोबाइल कैसे चलता है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चलता है। अब अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चलता है तो उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली काय से मिलके बनी है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। ठीक है, नाम से दिख रहा है उसका, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक से मिलके बनी है, इसका मतलब इसके अंदर 50% हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनता होगा तो यहाँ से वेव्स आई, इलेक्ट्रो भी आई और मैग्नेटिक भी आई। तो जैसे इलेक्ट्रो आ गई, साथ में मान लो मैग्नेटिक भी आ गई। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। ये इलेक्ट्रो आ गई, ये मैग्नेटिक भी आ गई। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब आ जाएगी तो इसने दिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट अलाउड, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉट अलाउड, मतलब इसको तो ये अलाउ ही नहीं कर रहा, लेकिन इसको जाने दे रहा। तो इसमें मैग्नेटिक वाला हिस्सा जा सकता है, लेकिन मैग्नेटिक वाला हिस्सा अकेला इस मोबाइल को नहीं चला पाएगा। आई बात समझ में, अकेला इसको नहीं चला पाएगा। तो क्या होगा कि ये देखा जाए तो ये जो वेव्स है ना, ये इसके पास पहुंच ही नहीं पाई, ये जो वेव्स हैं इसके पास पहुंच ही नहीं पाई। तो ये क्या सोचेगा कि मोबाइल ऐसी जगह रखा है जहाँ पे मैं पहुंच नहीं सकता, तो वो तुम्हें आउट ऑफ कवरेज एरिया दिखाने लगेगा। क्या दिखाएगा, आउट ऑफ कवरेज एरिया। अब आउट ऑफ कवरेज एरिया इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वेव्स तुमने भेजी, पहुंच नहीं पाई, लेकिन उसको ये पता नहीं कि तो मेटल में बैठे हो, मेटल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जाती नहीं है, तो फिर इसके अंदर क्या होगा, मोबाइल बजेगा ही नहीं। ठीक है, और तुमको विश्वास नहीं हो तो आज ही एक्सपेरिमेंट करके देख लो, अब भी हाल कर लो तुरंत। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर ले तो चीज़ें एकदम समझ में आ जाती है। क्या एक्सपेरिमेंट करना, एक डब्बा लेना मेटल का पैक, ठीक है, रोटी रखने का डब्बा आता है ना, वो ले लो, और उसके अंदर मोबाइल रख दो चालू, और इसी पे नंबर लगा के देख लो। ठीक है, तो हम क्या इससे प्रूव कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मेटल में अलाउड नहीं है, नहीं जा सकती। ठीक है, अब प्रश्न ये है क्यों नहीं जा सकती, तो उसका रीज़न ये है इंडक्शन के कारण नहीं जा पाती। देखो कि इंडक्शन से कैसे होता है। मान लो कि मैंने एक डब्बा लिया, ये डब्बा लिया, ठीक है, अब इस डब्बे में मैंने बोला है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भेजूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने ये वाले से एक लाइन भेजी, ये वाली, अब क्या होगा कि हमें पता प्लस से आती माइनस पर अटक जाती, तो होगा क्या कि इसका मतलब ऐसा है कि इधर साइड प्लस चार्जेस रखे हुए हैं, ऐसा मतलब है। जैसे ही प्लस चार्जेस रखे हैं तो मेटल क्या करता है कि निगेटिव चार्ज इंड्यूस कर लेता है। अच्छा, ये प्लस किसको ढूंढ रहा था, माइनस को, ये प्लस किसको ढूंढ रहा था, माइनस को, उसी के चक्कर में तो लाइन बन रही थी। इसको माइनस यही इंड्यूस में मिल गया,
तो आगे जाने की ज़रूरत क्या है, तो ये यहीं के यहीं लाइन बना लेगा, इतनी ही बनाएगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना कि हमेशा जब भी माइनस इंड्यूस होता है दूसरी सरफेस पे प्लस इंड्यूस होता है। अब जब ये पॉजिटिव है फिर ये निगेटिव ढूंढने की कोशिश में होगा, तो ये निगेटिव ढूंढने की कोशिश में होगा तो फिर ये आगे चल देगा, जहाँ पे भी निगेटिव नहीं मिलेगी तो इन्फिनिटी में मिलेगी, कभी ना कभी तो मिलेगी निगेटिव, ठीक है। तो इन पॉजिटिव को निगेटिव यहीं मिल गई, ये पॉजिटिव इधर साइड जो इंड्यूस है वो आगे ढूंढने लग गए, तो बीच में तो खाली रह गया ना, इसका मतलब बीच में तो कोई लाइन गई नहीं, तो इसलिए बोलते हैं कि इसमें बीच में कोई लाइन नहीं जा पाती। उसका रीजन क्या है, इंडक्शन। इंडक्शन इज द रीजन जिसके कारण ये जा नहीं पाती, ठीक है। तो अब अपन ने क्या समझा कि मेटल के अंदर नहीं जा पाएगी, ठीक है, जबकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चली जाएगी मेटल के अंदर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं जा पाएगी क्योंकि इंड्यूस कर देती, ठीक। चलो अगला पॉइंट देखें, इलेक्ट्रिक लाइंस आर ओपन लाइंस। ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी लाइंस है भैया, ओपन लाइंस। ओपन लाइंस का मतलब क्या हुआ, ओपन लाइंस का मतलब एक तरफ से चालू होगी तो दूसरी तरफ पे क्या खत्म होकर पूरा गोला गोल नहीं घूमेगी। क्लोज लाइन पूरा गोला गोल घूमती, कैसे दिखाता हूं। यहां पे ये यहां से चालू हुई और इधर निकल गई, ये ओपन है ना, अभी ये यूं करके ऐसे क्लोज कहां हुई, जबकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है, ऐसी क्लोज हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओपन होती है, वो प्लस से स्टार्ट होती है, माइनस पे खत्म, बस इतनी है, ठीक है। वो बात अलग है कि यहां से निकलेगी तो यहां पे प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पे खत्म, लेकिन ये पूरा गोला कहां घूमा, जबकि मैग्नेट में जब भी बनेगा ना तो मैग्नेट में नॉर्थ से स्टार्ट होगी, साउथ पे जाके खत्म होगी यूं, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई, अब ये अंदर भी चलेगी, अंदर चलेगी साउथ से नॉर्थ, तो उस केस में पूरा गोला गोल घूम जाती है, ठीक है। ये किस कौन सा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जबकि ये है कौन सी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो MLOF, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो ये बनाती है क्लोज लूप, ये बनाती है ओपन लूप, ठीक है। ये क्लियर है अंतर। तो ये यहाँ पे कौन से नंबर पे आ गए भाई, अपन F नंबर पे आ गए, ठीक है। यहाँ तक सभी को सब क्लियर है, सारे पॉइंट्स, कोई डाउट्स तो नहीं है। तो अब अगर डाउट नहीं हो इसके अंदर यहाँ तक, तो उस केस में तुम इनको नोट कर सकते हो, फिर मैं आगे ले लूँगा। तो अब आप ये 5 पॉइंट ले लें क्योंकि ये स्क्रीन में आ रहे हैं इतने इतने, फिर उसके बाद जो है वो छठे पॉइंट से हम लिखेंगे, 6 पॉइंट हो गए, 7 से लिखेंगे। हेडिंग डाल दें, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, पॉज दबाएं, पूरा नोट कर लें, अच्छे से लिखा हुआ है, साफ सुथरा नोट कर लीजिए, नोट्स भी बनते जाएंगे हाथ के हाथ, परीक्षा के समय काम आएंगे, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूं, आगे का नंबर देखें, जी पे जाए। द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एट अ पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। बात वही है, वो एरिया वाला चक्कर है। मैंने तुमको बताया था ना कि एक एरिया में कितनी लाइंस निकल रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो कि 4 लाइनें निकल रही हैं और सेम एरिया में अगर मान लो 6 लाइनें निकल रही हैं, तो 6 लाइनों में डेंसिटी बढ़ गई, भीड़ बढ़ गई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपन काय से पता करते हैं, कितनी लाइंस निकल रही है पर यूनिट एरिया से। तो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ये बताता है कि मैग्नीट्यूड कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये तो हमको पता है, टिक लगा देते। नेक्स्ट, द लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड यानी भीड़ लगी हुई। द लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड, जहाँ भीड़ लगी है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, where the magnetic field is strong, and sparse where the field is weak. sparse का मतलब लो डेंसिटी, हल्का हल्का, तो वहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है, ठीक है। वी कैन कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट 2 पॉइंट बाय स्टडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड लाइंस। तो अपन फील्ड लाइंस से देख के पता कर सकते हैं, जैसे फील्ड लाइंस ऐसी हैं, तो हमने बता दिया कि भाई यहाँ तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है और यहाँ पे जो है कमजोर फील्ड है। तो फील्ड लाइन का ये फायदा है कि उसको देख के पता पड़ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे कमजोर है, कहाँ पे पावरफुल है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाए। द फील्ड लाइंस हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, ये तो अपने को पता है। फील्ड लाइन अपने मन की उपज है, वास्तविकता में होती थोड़ी है। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि ये अर्थ है, ठीक है, हमने क्या बोला ये अर्थ है, तो इसके ऊपर यहाँ पे एक इक्वेटर है और यहाँ पे लाइनें, ऐसी कुछ लाइनें थोड़ी, अक्षांश देशांतर रेखा क्या बोलते हैं भूगोल में उसको, ज्योग्राफी में, तो ये सब होती थोड़ी, हमने मन से खींच ली ताकि अंदाज रहे कि मैं यहाँ रहता हूँ तो तू यहाँ रहता है, कितने बाई कितने पे, जैसे 2,7,8 पे एक आदमी रहता है,
और दूसरा आदमी जो है वो 7,7,6 पे रहता है, ये इसे कोऑर्डिनेट देने के लिए खींच ली गई है। वास्तविकता में ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऐसे कैसे कोई लाइंस ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती, दे डू नॉट एग्जिस्ट फिजिकली बट दे आर प्योरली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन विद द टू विजुअलाइज द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अपन पता कर लें कि हाँ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए ऐसी लाइनें बना दी। वास्तविकता में वो होती नहीं है, ठीक है, हमको पता है वास्तविकता में नहीं होती। इन अ चार्ज फ्री रीजन क्या बोल रहा है देखो, इन अ चार्ज फ्री रीजन, जहां पे चार्ज नहीं है तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कंटिन्यूस कर्व बनाएगी विदाउट ब्रेक। मतलब जैसे मान लो एक अकेला चार्ज रखा है और चार्ज फ्री रीजन है, तो वो जो इधर साइड चार्ज फ्री है तो एक कंटिन्यू लाइन बनाएगी, ठीक है। हाँ, यदि चार्ज आ गया तो फिर ये रुक जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि निगेटिव चार्ज आ गया तो रुक जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो एक और लाइन बन जाएगी। तो कंटिन्यूएशन में सब तब चल पाएगी जब अकेला एक चार्ज हो और कोई रास्ते में चार्ज नहीं हो, या नहीं हो रीजन कैसा हो, चार्ज फ्री रीजन हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, यदि बता ही दिया। दिस फॉलोज द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता, कंजर्वेटिव। इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो काम किया है वो हमें वापस मिल जाएगा, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव में वापस नहीं मिल पाता, जैसे फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये तो ठीक है, हमको पता है। अगर मान लो कि कोई एरिया दे दिया उसने, जैसे ये एरिया दे दिया, तो इस एरिया में से जितनी लाइनें निकलेंगी, ये लाइनें निकल रही है इस एरिया में से, तो जितनी लाइनें निकलेगी वो उसका फ्लक्स कहलाएगा, और परपेंडिकुलर निकलनी चाहिए। तो फ्लक्स इज द इक्वल टू परपेंडिकुलर लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, इसको बोलते हैं फ्लक्स। परपेंडिकुलर लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया, इसको बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है। तो ये तो कोई डेफिनेशन है, ये इसकी प्रॉपर्टीज नहीं है, तो इसको अपन ये लाइन खींच देते हैं, ये तो हमारी सिर्फ एक डेफिनेशन, ठीक है। चलिए, अब क्या है, यहाँ से यहाँ तक जितना बढ़ा दिया उतना आप लिख लें। हमने पहले 6 पॉइंट लिख लिए थे, 1 2 3 4 5 6, एफ तक लिख लिया था। एफ के बाद जी से लिखना है आपको, ठीक है। तो लिख लीजिए, जी से पॉज का बटन दबाएं, लिख लें। इसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से अपन ने पढ़ा है इसको, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को। आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, आप लोगों को ही करना है। चलो नीचे ले लूं, ये वाला भी लिख लो, पॉज का बटन दबाओ। ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना आज मोबाइल का। अलमारी में भी रखते हैं तो भी मोबाइल नहीं बचता, लिफ्ट में रखते हैं तो मोबाइल नहीं बचता। लिफ्ट में रखते हैं तो मोबाइल क्यों नहीं बचता, क्योंकि लिफ्ट इज ए मेटल केज, मेटल का डब्बा है, और मेटल के डब्बे में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं आती, इसलिए लिफ्ट में बहुत अच्छे से, जिसमें चैनल वाली लिफ्ट है उसमें बजेगा, लेकिन पूरी लिफ्ट डब्बा बंद हो जाती है ना, उसमें मेटल ही मेटल रहता है, उसके अंदर नहीं बचता। इसी तरीके से जापान में क्या होता है कि जो लोग रहते हैं वो अपने, जैसे भारत में होता है ना कि हम ट्रेन में गए तो मान लो कि ट्रेन सीधे दिल्ली जाती है, बीच में कहीं रुकती नहीं, तो अभी क्या हुआ, पड़ोस में कोई आदमी बैठा रहता है तो उससे पूछता हूँ, और भाई साहब आप कहाँ जाओगे? अरे भाई जब दिल्ली ही जा रही है, बीच में रुक नहीं रही, तो दिल्ली जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी क्या बातें करने की आदत है, जबकि जापान के लोगों को क्या बातें बिल्कुल पसंद नहीं, और काम से काम में मतलब रखते हैं। तो इवन कोई बातें कर भी रहा होता है ना, तो उन्हें बड़ी परेशानी होती है। जैसे कोई मोबाइल पे पड़ोस की बेंच पे या पड़ोस की ट्रेन के बर्थ में बातें कर रहा है तो उनको बड़ी परेशानी होती है। तो वहाँ पे सरकार ने क्या बोला कि कोई बातें करेगा ही नहीं ट्रेन में, मोबाइल चलेगा ही नहीं। अब मोबाइल चलेगा नहीं तो वैसा तो कर नहीं सकते कि एक आदमी का मोबाइल लेके बंद करो। उनने क्या किया कि जो शीशा रहता है, शीशा, ठीक है, उनको ये पता पड़ा कि सिर्फ मोबाइल की तरंगे इस खिड़की में से ही आ पाती है, बची हुई जगह से आ नहीं पाती। क्यों नहीं आ पाती मोबाइल की तरंगे? क्योंकि मोबाइल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रेडिएशन पे चलने वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे चलने वाला, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ट्रेन के डब्बे में से आ नहीं पाएगी, लेकिन खिड़की के रास्ते आ जाएगी। खिड़की में कांच लगा हुआ, मेटल थोड़ी है, बच्चे को पूरे डब्बे में मेटल है। तो उनने क्या किया कि खिड़की के ऊपर मेटल की परत लगा दी, बिल्कुल बारीक सी परत लगा दी। कैसे? जैसे तुमने शीशे देखे कार के कांच के ऊपर लगे रहते हैं तो चमकते हैं जो, ठीक है, उसमें बाहर का आदमी अंदर नहीं दिखता, इस तरीके से वो पतला, एकदम पतला मेटल रहता हो। तो जो मेटेलिक शीट लगा दी जिससे दिखेगा जरूर बाहर,
लेकिन उसके अंदर से मेटल के होते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ ही नहीं पाएगी, और जब आ ही नहीं पाएंगे तो मोबाइल चलेंगे ही नहीं वहाँ पे, और जब मोबाइल चलेंगे नहीं तो बातें नहीं होंगी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर दी जाती है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड का मतलब होता है कवच। तो यदि आप अपन अपने पास पूरा एक कवच पहन ले, कैसा, आयरन मैन जैसा, ठीक है ना, आयरन मैन बन जाए, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं आएगी, सिग्नल ही नहीं आएंगे। वो जो आयरन मैन में दिखाते हैं ना, लोहे का पहन लेते हैं और सिग्नल आ रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं तुम्हें एक जगह छोड़नी पड़ेगी, मेटल को हटा के प्लास्टिक या कुछ और मटेरियल लगाना पड़ेगा, जिससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आए, ठीक है, तो ही कम्युनिकेशन हो पाएगा। मान लो कि जैसे अभी मैं इससे बोल रहा हूँ ना, कम्युनिकेशन चल रहा है, मैं ऊपर से मेटल ओढ़ लूँ, और अगर ये वायरलेस सिस्टम हो, तो वायर वाला है, वायरलेस सिस्टम हो तो मेरी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि मेटल शील्ड कर देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पॉसिबल है, मैग्नेटिक शील्डिंग पॉसिबल नहीं है। कभी कभी क्या पूछते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में अंतर पूछते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी ये यहाँ पे देखें, अगला जो पॉइंट है वो यही है कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में अंतर क्या है, तो देखें अंतर क्या है। पहला अंतर तो यहाँ दिख रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्लोज्ड कर्व एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर हैव बिगिनिंग एंड एंडिंग, यानी स्टार्ट होता है एंड होता है, तो पता ही है, अभी बता ही दिया था। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड कंडक्टर, बट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मे एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के अंदर हो सकती है, इसको नहीं रोक पाओगे तुम, ठीक है, लेकिन अकेली कुछ कर नहीं पाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चाहिए ना हमको, तो इलेक्ट्रो के साथ करेगी। चलो लास्ट वाला देखें, टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस लिंक्ड विद क्लोज सरफेस मे और मे नॉट बी जीरो, बट टोटल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ लिंक्स विद क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो एज मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अरे मोनोपोल है ना, अकेला पॉजिटिव चार्ज तो एग्जिस्ट करता नहीं है, अकेला पॉजिटिव नॉर्थ पोल तो एग्जिस्ट करता नहीं है, पॉजिटिव पोल एग्जिस्ट करता नहीं। मैग्नेट में अगर एग्जिस्ट करेगा तो नॉर्थ के साथ साउथ आएगा ही, जबकि चार्ज में अकेला प्लस अकेला माइनस हो सकता। मान लो कि अकेला एक प्लस पड़ा है तो उसने अपनी लाइनें फैला दी, ठीक है, लेकिन माइनस है ही नहीं। जबकि ऐसा थोड़ी कर सकते हैं नॉर्थ पोल तोड़ के मैग्नेट का अलग कर दे कि वो अपनी लाइनें फैला दे। यहाँ तो जो उसकी लाइनें फैलेंगी उसके पड़ोस में ही निगेटिव बैठा हुआ है, वो सिमट लेगा उसके अंदर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि क्लोज सरफेस से लिंक्ड लाइंस हमेशा जीरो होंगी। जीरो क्यों होंगी, क्योंकि प्लस से निकलेगी या नॉर्थ से निकलेगी तो साउथ में चली जाएगी, तो जीरो ही हो गई ना, जितनी आई उतनी गई, बात खत्म। लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो अकेला एग्जिस्ट करता है, तो पॉजिटिव चार्ज यदि अकेला एग्जिस्ट करेगा तो उससे तो लाइनें निकली, लेकिन कहीं गई नहीं, और गई नहीं तो हम बोलेंगे कि लाइनें निकल रही हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसके हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जितनी निकलेंगी उतनी घुस जाएंगी वापस, जबकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जितनी निकलेंगी पता नहीं घुसेंगी कि नहीं, घुस भी सकती हैं। इधर प्लस रखो इधर माइनस रखो, बराबर बराबर, तो जितनी निकलेगी उधर घुस जाएगी ना, ठीक है। लेकिन माइनस रखा ही नहीं तो सभी निकल रही हैं, तो सिर्फ निकलने वाली लाइंस बच गई, इसलिए इसने तीसरे नंबर का अंतर बोल दिया। क्या बोल दिया, टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस मे और मे नॉट बी जीरो। तो क्लोज सरफेस से लिंक्ड टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मे और मे नॉट बी जीरो, हो भी सकती है जीरो, नहीं भी हो सकती है। यदि साथ ही मिल गया उसको प्लस माइनस तो जीरो हो जाएगी, अगर सिर्फ प्लस प्लस रहा तो जीरो नहीं होगी। जबकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को तो साथ ही हमेशा ही मिला रहता है, क्योंकि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, वन सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट, नॉर्थ पोल साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए प्लस से माइनस या नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगी ही। तो वो कुल मिला के नेट जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो जीरो हो जाएंगी क्लोज सरफेस, ठीक है। तो ये भी हेडिंग डाल के लिख लें भाई, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पूछते हैं। ये अभी मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसी में बीच में आएंगे, ठीक है। अब फिर ये मत बोलना कि थ्योरी हमने जल्दी जल्दी में स्किप कर दी थी और तो पढ़ नहीं पाए तो ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। अब इसके बाद जस्ट क्वेश्चन ही आने वाले हैं जो आपको ही सॉल्व करना है। तो आपको पूरी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस समझ में आ गई है, हमने बनाई है, 6-7 केस बनाए हैं, ड्रॉ किए हैं, ड्रॉ करने का तरीका समझा है, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है हमने, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में अंतर भी पढ़ लिया है। यहाँ तक सब कुछ हो गया, अब क्वेश्चंस की बारी है। तो अब मैं क्वेश्चंस एक के बाद एक स्क्रीन पे लाऊंगा, तुम देखो उसको और उसके बाद उसके आंसर्स दो, ठीक है। अब ये स्क्रीन पे आएंगे। पहला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे अगर ढंग से पढ़ा होगा सारे क्वेश्चन कर दोगे फटाफट, ठीक है। बाद में थोड़ा कठिन है लेकिन फिर भी कर दोगे। बोलो क्या क्या आंसर आएगा इसका। इफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर एज शोन इन द फिगर एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए एंड बी आर ई एंड ई बी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, यहाँ पे भी ई बी है, तो इनमें से कौन सा सही है, बोलिए फटाफट। सिंपल सी बात है, यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, यहाँ पे भीड़ कम है तो ई ए ज़्यादा है, ई बी कम है तो ई ए ज़्यादा है, ई बी कम है, कौन सा आंसर आएगा इसका, सेकंड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सेकंड आ जाएगा। क्लियर है, इसका आंसर सेकंड।
चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो दीज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। प्लस से चालू होती है, माइनस में खत्म होती है, सही बात है। तो दे डू नॉट इंटरसेक्ट, ये भी बात सही है। दे हैव सेम फॉर्म फॉर ए पॉइंट चार्ज एंड स्फीयर, स्फीयर और पॉइंट चार्ज के लिए एक जैसी दिखती है। फिर लास्ट है दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, सही में होती हैं, तो ये तो गलत ही है, ठीक है। तो लास्ट वाला गलत है, थर्ड वाले पे थोड़ा सा अपन सोच लेते हैं। वैसे तो आंसर आ ही गया है फोर्थ वाला, लेकिन सोच लेते हैं उसको कि वो वाला गलत या सही क्यों है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे ये वाला सोच रहे हैं। सबसे पहले दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, ये बात तो सही है, हमको गलत ढूंढनी है। दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये बात सही है। दे हैव सेम फॉर्म फॉर ए पॉइंट चार्ज एंड ए स्फीयर। तो देखो पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, प्लस क्यू रखा, ऐसे निकलेगी, सही है कि नहीं। और अगर तुमने स्फीयर रखा, किसी ने बोला कि स्फीयर रखा, तो ये स्फीयर रखा, तो उस पर मैंने क्या बोला था कि टेंजेंट डालो। क्या डालो, टेंजेंट डालो। तुमने टेंजेंट डाली, जितनी डल जाए, हजारों टेंजेंट डल जाएंगी, ये टेंजेंट डाली, और इससे 90 डिग्री पे तुमने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकाली। तो ये 90 डिग्री पे निकली, ये इधर निकली, ये इधर निकली, ये वाली इधर निकली, यहाँ टेंजेंट होगा तो इधर निकलेगी, इधर टेंजेंट पे इधर होगी, ये टेंजेंट होगा ये निकलेगी, ये टेंजेंट ये निकलेगी। तो क्या इसका जो रूप है और इसका जो रूप है स्फीयर का वो सेम है क्या, तो उसका आंसर है हाँ, पैटर्न तो सेम ही है। तो पॉइंट चार्ज का यदि कोई बोलता है या स्फीयर का बोलता है, दोनों के सेम फॉर्म रहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस के। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के डायग्राम दोनों के सेम होते हैं, किस किस के, पॉइंट चार्ज के और स्फीयर के। तो ये वाली भी बात सही है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा कौन से नंबर का, फोर्थ, कि दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। इनमें फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ये बात कैसी है, रॉन्ग है, क्योंकि उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। उसने रॉन्ग ही पूछा था, और रॉन्ग ही पूछा था, तो ये आंसर हो गया, और इसका आंसर ये हो गया। दोनों क्वेश्चन आ गए। चलो तीसरा देखें फटाफट। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस लीव्स एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, पहली चीज इक्विपोटेंशियल सरफेस समझे क्या है, तो जिसका पोटेंशियल सेम होता है। अब पोटेंशियल शब्द यदि तुम्हें पता हो तो पोटेंशियल को वोल्ट में नापा जाता है, जहां पे पोटेंशियल सेम होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। पोटेंशियल इज सेम। अब देखो क्या होता है कि ये जो स्फीयर है ना, इसके ऊपर एक स्फीयर और बनेगा, इस स्फीयर के ऊपर एक स्फीयर और बनेगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि यहां पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम था। किस पे, ध्यान से समझे, इस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम था, तो ये पूरी नीली नीली इक्विपोटेंशियल है। उसके बाद ये पूरी की पूरी पीली इक्विपोटेंशियल है। वो बात अलग है कि पीले का पोटेंशियल नीले के बराबर नहीं है, लेकिन नीले में हर जगह पोटेंशियल सेम है, पीले में हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस देखो 90 डिग्री पे निकलती है हमेशा, ठीक है। ये पीली सरफेस इलेक्ट्रिक लाइन इक्विपोटेंशियल है, और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इससे 90 पे निकल रही हैं। तो हम इसको एक नोट के रूप में यहाँ डालेंगे, जो बाद में हमारे काम आएगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है भाई, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस लीव्स, एक मिनट रुको, इसको जरा साफ सुथरा सीधा सीधा लिख दूं, या यही लिखा है, इसी को पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऑलवेज लीव्स इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये नोट बन जाएगा हमारे यहाँ, ये बन ही गया, क्वेश्चन ही नोट बन गया। एट 90 डिग्री और लिख लें, ठीक। और इसका डायग्राम ये जरूर बना लेना। ये पीली वाली सरफेस पूरी, येलो सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, येलो सरफेस इज इक्विपोटेंशियल because potential at any point is same, पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे सेम है। चलो अब ये 3 क्वेश्चन हो गए, ये वाला नोट डाल लें, आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। क्वेश्चंस करने बन रहे होंगे, क्वेश्चंस तुमसे जिसने थ्योरी ढंग से पढ़ी उससे बन रहे होंगे। पॉइंट का स्फीयर का सेम,
और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बना ली हमने, पीली और नीली भी इक्विपोटेंशियल है। चलिए नीचे ले रहा हूं मैं। चौथा क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट पूछा उसने कि इनमें से सही कौन कौन से। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर जस्ट इमेजिनरी लाइन्स, इमेजिनरी है, वास्तविकता में नहीं होती। बात तो सही है तुम्हारी। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल टू द सरफेस, ना बाबा पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर, यानी कि तुम गलत हो। इफ द लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड देन द फील्ड इज स्ट्रांग, बिल्कुल सही बात है, क्राउड जहाँ पे है वहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है, भीड़ लगी है तो स्ट्रांग है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्लोज लूप बनाती है, अरे कहीं नहीं बनाती, ओपन लूप बनाती है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बनाती है क्लोज, यानी ये सही है और सी सही है। तो इसने पूछा था कौन सा सही है, तो ये सही है और सी सही है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, और नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए यहाँ तक के ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए। अब आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बहुत ही आसान है भाई। तुमको अगर एक बार समझ में आ गया कंसेप्ट बनाते कैसे, बहुत ही आसान है टॉपिक, और इस पर क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आईआईटी के क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ गया है, ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन P in front of an earth metal sphere SQ are points in P and S as shown. If the electric field strength at Q and R are respectively EQ and ER and potential at Q and R are respectively VQ and VR, then इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, थोड़ी सी पोटेंशियल के आगे की बात आ गई है, लेकिन ठीक है अपन कर लेंगे, उसको समझा देंगे अभी। ठीक है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करें क्या बोल रहा हूँ। देखें, सबसे पहले मैं पोटेंशियल वाली बात समझा दूं। मान लो कि एक चार्ज रखा है प्लस, ऐसा रखा है 4, और 4 रखे माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा प्लस से माइनस की तरफ। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम प्लस टू माइनस, ये याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है भाई? प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया मैंने प्लस से माइनस की तरफ। अब यहाँ पे एरो बना देता हूँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। कोई डाउट किसी को? किधर से किधर होता है भाई? प्लस से माइनस। अब बताओ प्लस पे हाई पोटेंशियल है कि लो पोटेंशियल? तो इट इज हाई पोटेंशियल। अरे बैटरी लगाई होगी तो ऐसे लगाई होगी ना सेल, ये प्लस ये माइनस, तो पोटेंशियल कहाँ पे हाई है? प्लस की तरफ हाई है ना पोटेंशियल। प्लस में नंबर आ रहे हैं तो हाई है ना, माइनस में नंबर आ रहे हैं तो लो है, तो इधर साइड लो पोटेंशियल है, तो इधर वाला लो पोटेंशियल है। अब एक आदमी को सुबह सुबह घूमने की इच्छा हुई, तो उसने बोला मैं घूम के आता हूँ जरा मॉर्निंग वॉक पे, तो वो मॉर्निंग वॉक पे निकला, यहाँ से यूँ चला, इलेक्ट्रिक लाइन के रास्ते रास्ते चला, तो बताओ उसका पोटेंशियल हाई हुआ कि लो हुआ? उसका बीपी हाई हुआ कि लो हुआ? ब्लड प्रेशर, तो उसका बीपी हाई से लो हो गया मॉर्निंग वॉक में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाने से पोटेंशियल लो हो जाता है। आ रही बात समझ में? क्योंकि हम अपन प्लस से माइनस की ओर जाते हैं, तो इसको अपन अच्छे से लिख लेते हैं, नोट है ये। ठीक है, अगर हम हिंदी में लिख रहा हूँ, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक लाइंस की दिशा में चलें, ठीक है, एरो के साथ, तो पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल कम होता जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? इफ वी मूव टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स देन द पोटेंशियल विल डिक्रीज। इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में लिख लो। अगर हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की दिशा में जाएंगे, इफ वी मूव टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स देन पोटेंशियल विल डिक्रीज। ठीक, अब किसी ने बोला कि भाई ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, बताओ पोटेंशियल कहाँ पे ज़्यादा? और सीधी बात है इधर ही ज़्यादा, तो ऐसा बोलेंगे कि पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। अब किसी ने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए और इलेक्ट्रिक फील्ड बी में रिलेशन बताओ, तो इस केस में देखो ये इनकी स्पेसिंग देखी जाएगी,
स्पेसिंग बराबर बराबर है ना, जितनी यहाँ है उतनी यहाँ है ना, तो ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये तो स्पेस देखा जाता है, भीड़ देखी जाती है। यहाँ पर लाइन की, तो लाइन की भीड़ समान है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड समान है, परंतु पोटेंशियल समान नहीं है। ठीक, ये कंसेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में। तो अब वो क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट पी। यहाँ पे भैया पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ इसने कहाँ पे, पी पॉइंट, इन फ्रंट ऑफ ए शीट जिसको अर्थ की गई है। ये शीट है जिसको अर्थ की गई है। अर्थ करने का मतलब न्यूट्रल शीट है। क्या अपन ने ऐसा कोई क्वेश्चन किया है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल शीट बनाई थी? तो उसका आंसर है हाँ, ऐसा एक क्वेश्चन किया था हमने। ठीक है, उसका डायग्राम भी तुमको याद होगा। वैसे मैं दिखा सकता हूँ पुराना, उसका डायग्राम भी हमें याद होगा। पीछे तुम्हारी कॉपी में ये रहा डायग्राम, पॉजिटिव चार्ज और शीट, और ये शीट न्यूट्रल थी, अनचार्ज थी, न्यूट्रल थी, यानी कि अर्थ से भी जोड़ दोगे तो भी वही बात आएगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसी बनेगी। आई बात समझ में? अब ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनी इसकी, ये काम की है। अरे ये क्या दब गया? तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस काम की है। ठीक है, ये जैसी बनी है वैसी की वैसी हमारे काम की है। तो इसको याद कर लो, ये कैसे बना था ये डायग्राम। इसी डायग्राम को हम वहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, इसी डायग्राम को हम यूज कर लेंगे। कॉपी कर लेता हूँ मैं, शायद उधर जाके पेस्ट हो जाए। यहाँ पे पहुँच गए हम। ये एक मिनट, एक पेज डाल दूं एक्स्ट्रा इसके अंदर। अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने इसको। अब देखो तुम, और इसको जो है वो मैंने घुमा दिया। ठीक है, घुमाया क्यों मैंने? देखो यहां से यूं पकड़ा, अरे हाँ यूं, उसको यूं पकड़ा और यहां से घुमा दिया इसको। घुमाया क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में घुमा हुआ है। क्वेश्चन में पॉजिटिव चार्ज यहां रखा हुआ है, प्लेट यहां रखी है, तो ये घूम जाएगा ना ऐसा। तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्सेस बन गई। अब वो क्या बोलता है, पॉइंट पड़ा हुआ है भाई Q नाम का और एक है R नाम का। तो ठीक है, वो तो ऊपर बढ़ा देंगे। तो जो डायग्राम बन गया है इसी में कोई पॉइंट बना दो यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट है और दूसरा वाला पॉइंट ये है। ठीक है, तो दो पॉइंट्स पूछे उसने, तो दो पॉइंट्स हमने बना दिए। ये क्या दब गया? ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये हमने बना दिए यहां से आता है। ठीक, अब थोड़ा डायग्राम बड़ा कर दिया मैंने। P और Q पॉइंट दिख रहे हैं ना, ऊपर और नीचे वाले हैं। तो ये P और Q पॉइंट पे नीचे आओ। ये Q है, ये R है। तो भैया ये वाला Q है, ये वाला R। समझ में आ रही बात? अब क्वेश्चन समझ ले ढंग से। Q और R पे क्या कराना चाहता है? इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट Q एंड R आर रिस्पेक्टिवली EP एंड ER एंड Q एंड R पे पोटेंशियल इतना इतना है, तो उस केस में बताना कहाँ पोटेंशियल ज्यादा, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा एंड सो ऑन। सिंपल है, बहुत सिंपल है। किसी को कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो मुझे बताओ भीड़ कहाँ लगी है? भीड़ से पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और लाइंस की दिशा से पता करते हैं पोटेंशियल। भीड़ से पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे ये बताओ कि भीड़ कहाँ लगी है? तो भीड़ इस रीजन में लगी है ना, यहाँ पे तो थोड़ी दूर दूर हो गई ना लाइन। तो भीड़ यहाँ पे लगी है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड Q पे ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q पे ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड R पे कम है। ये तो एक आंसर आ गया। दूसरा, जिस दिशा में अपन बढ़े, तो हम अगर यहाँ से चलना चालू हुए, हमारा गुड्डा यहाँ से चलना चालू हुआ, तो ये यहाँ पहुंचा, तो Q पे पहुंचा, Q से इधर पहुंचा, तो बताओ इसका
पोटेंशियल बीपी कहाँ कम होगा, तो इलेक्ट्रिक लाइन की दिशा में कम होता है ना, तो ये वाला कम होगा, तो ई आर की जगह यहाँ पे वी आर आ जाएगा। पोटेंशियल एट आर, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कम है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जिधर अपन जाएंगे, ठीक है, हम इस लाइन की तरफ जाएंगे तो हम निगेटिव की तरफ जा रहे हैं ना, इंड्यूस निगेटिव की तरफ, तो ये निगेटिव की तरफ पोटेंशियल कम होगा ना, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल कम है इस जगह पे, जहाँ से लाइन चालू होती है उसके हिसाब से, तो यहाँ पोटेंशियल कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो ये दो इसके आंसर आ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पे ज़्यादा है और पोटेंशियल किस पे ज़्यादा है, तो पोटेंशियल भी क्यू पे ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्यू पे ज़्यादा है यहाँ पे, और पोटेंशियल भी क्यू पे ज़्यादा, दोनों ही क्यू पे ज़्यादा। ठीक है, अब ढूंढो कौन सा दोनों क्यू पे ज़्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्यू पे ज़्यादा है, मतलब ये वाला सही है, और पोटेंशियल भी क्यू पे ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्यू पे ज़्यादा है और पोटेंशियल भी क्यू पे ज़्यादा है, ये वाला भी सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा। ठीक है, तो इसका आंसर ए और सी दोनों सही है। अगर सिंगल चॉइस होगा तो इसमें कुछ गड़बड़ हो गई होगी, नहीं तो दोनों ही आंसर सही लग रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया एक बार। अब इसका आंसर जो है, इसने क्या किया, आंसर देखें इसका, तो इसका आंसर सी दिया हुआ है, आंसर सी दिया हुआ है, तो एक थोड़ी सी इसकी मिस्टेक हो गई। देखो ये Q है, ये P है, तो एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम P टू शीट स्पेसिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे लिख रहा है ना Q ज़्यादा है R से, तो यही तो हम बोल रहे हैं Q ज़्यादा है R से इलेक्ट्रिक फील्ड, और Q ही पोटेंशियल भी ज़्यादा है यहाँ पे, तो दोनों आंसर सही होंगे ना, एक आंसर नहीं है इसके अंदर, दोनों आंसर सही करने पड़ेंगे तुमको। तो तुम्हारा आंसर ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका A और C लगा दो, A भी सही है, C भी सही है, बोथ। लेकिन क्या है, वो गलती से सिंगल चॉइस में कोई सा एक लग गया होगा। चलिए, ठीक है, तो इसका आंसर A एंड C बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी IIT में आया हुआ है, IIT में आया, लेकिन सरल है, कुछ कठिन नहीं है इतना। ठीक है, क्या बोल रहा है, मेटेलिक सॉलिड स्फीयर। जैसे ही मेटेलिक बोले समझ जाना कि वो पूछना चाहता है मोबाइल चलेगा कि नहीं मेटल में। स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन्स ऑफ फोर्सेस फॉलोज द पाथ शोन इन द फिगर। इनमें से सबसे सही लाइन ऑफ फोर्स कौन सी है? पहली, दूसरी वाली गलत है, मेटल के अंदर जाते ही नहीं, मेटल में प्रवेश बंद है, प्रवेश बंद है। किसका? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का, मैग्नेटिक का चालू है, तो इसलिए गलत हो गया 2 नंबर। ठीक है, उसने पूछा है कि इनमें से सही कौन सा है, सही या सही पाथ्स, यानी कि 2 आंसर भी हो सकते हैं। चलो, दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है क्योंकि ये भी मेटल के अंदर हो गई। अब बचा तीसरा और चौथा, तो क्या दोनों सही है कि एक सही है? तो उसका आंसर एक सही है। कौन सा वाला सही है? तो ये वाला सही है। उसका रीजन क्या है कि जब अपन यहाँ पे टेंजेंट डालेंगे तो लाइंस को नॉर्मल जाना चाहिए 90 डिग्री पे, जब हम टेंजेंट डालेंगे तो लाइन को नॉर्मल जाना चाहिए 90 डिग्री पे, तो इसमें जा रहा है, लेकिन जब अपन यहाँ टेंजेंट डालेंगे तो ये 90 डिग्री पे थोड़ी जा रही है, तो 90 डिग्री पे घुस ही नहीं पा रही, और 90 डिग्री पे नहीं घुसेगी तो ये वाली लाइन गलत है, ये गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4th वाला, ये आंसर। ये इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टीज बताई थी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ लो तो हमको पता पड़ जाएगा कौन सा आंसर सही है। ठीक है, IIT में क्वेश्चन पूछा था। चलिए, अब नीचे कर रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊपर वाला क्वेश्चन लिखना है तो लिख लीजिए उसको पॉज का बटन दबा के। चलिए, पॉज दबाइए, नीचे ले रहा हूं। ये वाला लिखना है तो लिख लो, पॉज दबाओ, नीचे ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी IIT में आया। 3 पॉजिटिव चार्जेस। अब तुम बोलोगे हमको तो 2 ही पढ़ाए थे, 3 वाला पढ़ाया नहीं आपने, तो थोड़ी अकल लगानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं कार सिखा रहा हूं किसी को, और मैंने बोला कि सामने से एक ट्रक आ जाए तो साइड में लेके गाड़ी लेके ब्रेक लगा देना। ठीक है, गाड़ी साइड में ले लेना, ब्रेक लगा देना। 2 ट्रक आ जाए, किसी ने पूछा 2 ट्रक आ जाए, तो मैंने बोला फिर भी गाड़ी साइड में लेके ब्रेक लगा देना। अब क्या हुआ कि एक लड़का आया, उसने बोला मेरी गाड़ी तो ठुक गई। बोले क्यों ठुक गई? बोले सामने से 3 ट्रक आ गए,
तो मैंने कहा ब्रेक लगाना था ना साइड में लेके, बोले आपने समझाया ही नहीं, आपने तो 2 ट्रक वाली क्वेश्चन कराए थे, 3 ट्रक वाला कराया नहीं, मैं गाड़ी ठोक आया उसमें। ठीक है, तो इस तरीके का नहीं होता, थोड़ा अक्ल अपनी भी लगानी पड़ती है। तो मैंने 2 चार्जेस का बता दिया, 3 चार्जेस का सोचो, तो 3 पॉजिटिव चार्जेस रखे हैं, इक्वल वैल्यूज हैं सबकी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे रखे हुए हैं। तो फिर उस केस में बताओ कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो 2 चार्जेस पॉजिटिव रखे थे, तो कौन सा था? अरे वो बाल उड़ रहे थे ना हीरोइन के पीछे, याद है? 2 चार्जेस के वो हीरोइन के बाल उड़ रहे थे इस तरीके से पीछे, पंखा लगा के फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो अगर मैं इसी को 3 का बना दूं तो 3 का बना दूं तो ये तो पक्का नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। 3 होगा तो इस तरीके से ही उड़ेगा, ये 1 चार्ज, ये 2 चार्ज, ये 3 चार्ज। क्या लगता है तुमको, ये 2 का ऐसा बनाया तो 3 का ऐसे ही बनेगा कि और कोई सा बन जाएगा? यही बनेगा ना, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। इसका बात खत्म हो गई। थोड़ी अक्ल लगाओ, IIT में प्रवेश पाओ। ठीक है, आई बात समझ में? अक्ल लगा के निकल पाओगे वहां पे। चलिए आगे के क्वेश्चन देखें। जो क्वेश्चन IIT में आ जाते हैं ना, पुराने हो जाते हैं, तो वो मेडिकल में भी आ जाते हैं वैसे के वैसे। ठीक है, वहीं से उठा लेते हैं बहुत सारे लोग। चलिए नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं तो ये मिटा दूं क्या, अगर ढंग से डायग्राम बनाने हैं चारों तो? वैसे डायग्राम की जरूरत नहीं है, तुम तो काम की चीज बना लो, ये वाला बना लो सिर्फ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर IIT में पूछा है, बहुत आता है IIT में क्वेश्चंस। ये मेटेलिक शेल, शेल का मतलब खोखला गोला। ठीक है, हॉलो, हॉलो मेटल बॉल ऐसा लिखना चाहिए हिंदी में, इंग्लिश में, सादी हिंदी में, इंग्लिश में। हॉलो मेटल बॉल हैज अ पॉइंट चार्ज Q केप्ट इनसाइड द कैविटी। अंदर रखा हुआ पॉइंट चार्ज, बॉल के अंदर, बॉल के अंदर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है यहाँ। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इनमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कौन सा सही तरीके से दिखाया? ठीक है, अच्छा ये मेटल है, ये मेटल की थिकनेस दिखाई गई है ऐसे, दिख रही है ये वाली, ये मेटल की थिकनेस है। बॉल इतनी मोटी है, शेल है, खोखली जरूर है पर अंदर थोड़ी मोटी भी है। ये वाला गलत है क्योंकि इसने मेटल में से पास करा दिया, देख लो, मेटल में से पास करा दिया। ये वाला तो रॉन्ग है, ये वाला गलत है, इसने मेटल में से पास करा दिया। ठीक है, मेटल से पास नहीं होती। ये दोनों बचे, ये दोनों बचे, तो इसमें से 90 डिग्री पे ये वाला जा रहा, 90 डिग्री पे एंट्री करती है ना, तो ये 90 डिग्री पे एंट्री करेगी। तो जब 90 डिग्री पे एंट्री करेगी तो ये सही है क्योंकि इसने 90 डिग्री पे एंट्री नहीं कराई, किसी और ही एंगल पे करा दी। ठीक है, इसलिए ये वाला आंसर सही है। देखते से आंसर आ जाता है, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। कोई डाउट नहीं है, नोट करना चाहो तो कर लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the adjoining figure the electric field lines for charges Q1 and Q2 are shown। Q1 यहां पड़ा है, Q2 यहां पड़ा है। पूछ रहा है कि ये है कैसे। पहला दोनों निगेटिव, दोनों पॉजिटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो देखो ये वाले दो तो बिल्कुल ही गलत बात बोल रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर पॉजिटिव निगेटिव होंगे तो वो तो ऐसे बनाएगा ना, चाहे पॉजिटिव निगेटिव होंगे तो ऐसी बनती है लाइंस। ये तो है ही नहीं, ये तो कुछ और ही है, तो हीरोइन के बाल उड़ रहे हैं। लेकिन इसमें बाल पीछे की तरफ उड़ नहीं रहे, वो पॉजिटिव चार्ज था ना उसमें यूं थे, क्योंकि प्लस से निकलती थी लाइंस। यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ घुस रही है लाइंस। ध्यान से देखो, लाइनें घुस रही हैं। ठीक है, लाइनें यदि घुस रही हैं तो ये वाला चार्ज निगेटिव होगा, ये वाला चार्ज भी निगेटिव होगा। तो इसका आंसर आएगा बोथ निगेटिव। वो हीरोइन के बाल ही हैं लेकिन पॉजिटिव में एरो इधर थे, इसने एरो बदल दिया, ध्यान रखना है। ठीक है, एरो इधर कर दिए, इसलिए दोनों हैं तो सेम चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, लेकिन दोनों क्या हैं, निगेटिव हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आगे, फटाफट फटाफट करने, ये आंसर सही है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन तुम बताओ भैया, आराम से सोच के बताओ, इनमें से कौन सा सही है। इनमें से कौन सा सही है? मेटल का है, अभी कराया उसी टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। तो इसका आंसर तुम्हें क्या लगता है? देखो चेक कर लेता हूं मैं, जो तुमने बोला वो आंसर है कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, यहां पे हमने देखा कि इसने मेटल में से भेज दिया,
ठीक है, मेटल का ही है ना, तो मेटल में से जाएगा नहीं, तो पहले तो ये वाला ऑप्शन काट दें कि ये तो है ही नहीं, मेटल में से जाता नहीं, 3 में मेटल में से नहीं जा रहा। अच्छा, स्ट्रेट नहीं जाएगा क्योंकि ये तो टेंजेंट नहीं डल पा रहा, टेंजेंट डाल के एंगल अल्फा हो रहा, ये टेंजेंट डाल के 90 डिग्री हो रहा है इसमें, ठीक है, ये भी टेंजेंट डाल के 90 डिग्री हो रहा है, ये वाला गलत है क्योंकि ये ऊपर जा रही। अच्छा, लाइनें ना मेटल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, ये लाइनें मेटल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो ये सही है, मेटल की तरफ अट्रैक्ट होंगी, अट्रैक्ट होंगी, ठीक है, इसलिए ये वाला सही है। और ये 90 डिग्री पे निकल भी रहे हैं, ठीक है, करीब करीब, वो डायग्राम बनाने में ऐसा आया, देखो 90 डिग्री पे निकल रहा है, ये वाला 90 पे, ये तो बिल्कुल ही नहीं निकल रहा ना, तो पता नहीं कहाँ से जा रहे हैं, तो ये वाला भी गलत है, वाला सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। चलिए नोट करना तो कर लीजिए, मैं नीचे ले आ रहा हूँ। The electric field in a region surrounding the origin is uniform along x-axis. A small circle is drawn with center at origin, cutting the axis at PQRS, where PQ is this and this. The potential is minimum at. देखो सिंपल है, पोटेंशियल सबसे कम कहाँ पे है, तो हम यहाँ से चलना चालू हुए, Q पे पहुंचे, तो इधर साइड सीधी बात है पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाई है, तो इधर निगेटिव है, तो जितनी ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे उतना पोटेंशियल कम होगा ना, तो पोटेंशियल इज लीस्ट एट P, ठीक है, और Q पे पोटेंशियल और S पे पोटेंशियल सेम है क्योंकि हम इतना ही आगे बढ़ पाए, जितना इधर है उतना इधर है, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाले पे पोटेंशियल क्या है, लीस्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पोटेंशियल घटता है, तो हमारा आंसर, इसका आंसर आएगा P पे लीस्ट है, ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं, समझ में नहीं आएगा नहीं तो, इसका आंसर क्या आएगा, P पे लीस्ट, ये आंसर होगा, ठीक है, नोट करना तो कर लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A particle of mass m and charge q is thrown from a point in space where uniform gravitational and electric field are present. इनमें से कौन सा सही है? पॉज दबा के करना चाहे तो कर लें। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो जब भी ऐसे दो फोर्सेस लगते हैं ना तो पैराबोलिक पाथ फॉलो कर सकता है, तो इसका मतलब इट में फॉलो पैराबोलिक पाथ, प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाए। अच्छा, सर्कुलर तो किसी हालत में फॉलो नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन फॉलो कर सकता है, तो कर सकता है, यदि ये चीज जीरो हो तो सीधे स्ट्रेट नीचे गिर जाएगा, और अगर ग्रेविटी जीरो होगी तो सीधे स्ट्रेट इधर चला जाएगा, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन फॉलो कर सकता है यदि इनमें से कोई जीरो हो तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो 1 और 3 आंसर है, पर उसके लिए जरूरी शर्त क्या है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो या फिर ग्रेविटी जीरो हो, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, तो ये दो ऑप्शन सही है, इसलिए फाइनल आंसर जो हमने बोल दिया वो क्या बोला, A and 3, यानी B इज द आंसर। चलिए नोट करना कर लीजिए, समझ लें, और मैं नीचे ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट। निगेटिवली चार्ज रॉड है, तो इसने निगेटिव इंड्यूस कर दिया, यहाँ तो गलत ही है, पॉजिटिव इंड्यूस करना चाहिए था ना, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, इसने पॉजिटिव ही इंड्यूस कर दिया भाई, अरे रे निगेटिव करना था, गलत है। अच्छा, न्यूट्रल प्लेट है, प्लेट न्यूट्रल है, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास ही नहीं हो सकती, गलत है, ये पास हो गई थी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, गलत है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा फेल होती हैं, पास होती ही नहीं है, आज तक पास नहीं हुई, रिजल्ट हमेशा फेल का ही आता, ये सही है, क्योंकि एक तो 90 डिग्री पे आ रही है, दूसरी चीज अंदर नहीं आ रही, फिर निकल जाती है बाहर, तो ये वाला सही डायग्राम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा रहा हूं मैं। लास्ट क्वेश्चन, द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्जेस आर शोन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, आप करना चाहें तो कर ले पॉज दबा के, कौन सा स्टेटमेंट सही है, फटाफट पॉज दबाओ। चलो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये वाला से लाइनें निकल रही हैं, सबको दिख रही हैं, तो ये वाला पॉजिटिव होगा, तो A इज पॉजिटिव, B में घुस रही है तो B इज निगेटिव, ठीक है, A इज पॉजिटिव, B इज निगेटिव, यानी कि लास्ट वाले दो ऑप्शन गलत हो गए, बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर निगेटिव, A इज पॉजिटिव B इज निगेटिव, तो फिर बचे ही क्या, ये वाला अभी गलती हो गया, A निगेटिव बोल रहा है तो यही वाला सही है। दूसरा बोल रहा है A पे फील्ड ज्यादा है B पे कम है, तो सही बात है, हाँ A पे ज्यादा ही तो है, A पे भीड़ लगी है, अरे A पे भीड़ लगी है, B पे कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A
इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ये बात भी सही है, तो ये आंसर सही है। ठीक, अच्छा ये बताओ, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, ए डैश बी डैश, मतलब पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा? तो पोटेंशियल ए डैश पे ज़्यादा है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पे जाते हैं तो पोटेंशियल कम हो जाता है, तो हम इलेक्ट्रिक लाइंस की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा। पहले कौन पड़ेगा? ए डैश, इसलिए ए डैश पे पोटेंशियल ज़्यादा है, बी पे पोटेंशियल कम है। पोटेंशियल ऐसे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भीड़ से देखते हैं, और पॉजिटिव निगेटिव में ऐसे देखते हैं कि प्लस से निकल रही है तो जो निकल रही होती है पॉजिटिव, जिसमें घुस रही होती है वो निगेटिव। ये हो गया क्वेश्चन। अब आईआईटी के क्वेश्चन भी आसान है इसके तो। ठीक, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आज अपना, 2 लेक्चर्स में हुआ ये। इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, तो अब अपन इसको नेक्स्ट क्लास में कुछ दूसरी थ्योरी पढ़ेंगे, ये इसको कंप्लीट मान लेते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।